हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, एनडीए, एसएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को हम बांटते हैं 3 भागों में। सबसे पहला है शिलालेख, फिर स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख में भी अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 तरह के शिलालेख हमको मिले हैं। एक दीर्घ शिलालेख मिला है, यानी कि वृहत शिलालेख इसको हम बोलते हैं, और एक मिले हैं हमको लघु शिलालेख। स्तंभ लेख को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वृहत और लघु स्तंभ लेख। अशोक के अभिलेखों की जो संख्या मिली है हमको, वो मिली है 150, और ये करीब 400 स्थानों से हमको प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख। अभी तक के मेरे इस पूरे विषय में आपको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है लिंक में, कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पे आके अपने समस्याओं को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अशोक के जो शिलालेख हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसका जो शिलालेख हमको जहाँ जहाँ से मिले हैं उसकी मदद से हम उसके साम्राज्य का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी सीमा रेखा कितनी थी। तो ये अशोक के अभिलेखों का मानचित्र है भारतीय महाद्वीप में जहाँ जहाँ मिले हैं उसके। तो ये जो आपको वाइट कलर के छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, ये हैं आपके लघु शिलालेख। जो स्क्वायर नीले रंग के डिब्बे दिख रहे हैं वो हैं दीर्घ शिलालेख, और जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये उसके स्तंभ लेख हैं। तो इसके जो शिलालेख हैं, ऐसा अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला ये भारतीय पहला ऐसा राजा है अशोक। और सभी प्रमुख शिलालेख, इसके जितने भी शिलालेख हैं, जो ये वाले हैं शिलालेख, जो बड़े बड़े चट्टानों पे उत्कीर्ण कराए गए राजाज्ञाएँ हैं, ये हमको लगभग सारी उत्तर भारत में ही मिलती हैं। केवल एक अपवाद है इसमें, अमरावती। अमरावती में हमको केवल एक ऐसी एक जगह है जहाँ पे हमको इसकी शिलालेख मिलती है दक्षिण भारत में। लघु शिलालेख की जो भौतिक उपस्थिति है ये काफ़ी विस्तृत है। जैसे आपने देखा हो, इस मैप में दिख रहा होगा आपको, साउथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लघु शिलालेख मिलेंगे, और सबसे अधिक इनकी जो घनत्व है वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ये वाला पार्ट। ये जितने भी इसके शिलालेख हैं, उसमें इसके शासनकाल के जो 37 वर्ष थे, उसमें से 8 से लेकर 27 वर्ष तक की घटनाओं का हमको विवरण मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। अभिलेखों की अगर हम खोज की बात करें, सबसे पहला इसका अभिलेख खोजा गया था 1750 ईस्वी में टिफेंथलर द्वारा। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, टिफेंथलर ने खोजा था सबसे पहले। और सबसे पहला जो अभिलेख खोजा गया है वो है दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख। इसको दिल्ली और मेरठ दोनों नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये मिला था मेरठ में और इसको दिल्ली स्थानांतरित करा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया था, और इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर किया था कि किस तरह से फिरोज शाह तुगलक इसको ले जाता है, किस पुस्तक में इसका विवरण है, क्या क्या उपकरणों का इस्तेमाल होता है, और कहाँ पे इसको व्यवस्थित कराया गया है। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के तहत मैंने फिरोज शाह तुगलक के अंदर उसको बताया था। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पढ़े जाने की अभिलेखों की, क्योंकि इसकी जो लिपि है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो लिपि है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, तो इसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन है? ये जेम्स प्रिंसेप कोलकाता टकसाल के एक अधिकारी हैं और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव हैं। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा है, और जिस अभिलेख को पढ़ा है वो है सबसे पहला दिल्ली टोपरा। अब ये भी वही है जो टोपरा में मिला था और इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो सर्वप्रथम इसको पढ़ा गया, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने इसमें जो देवनम प्रिय प्रियदर्शी लिखा था, इसकी पहचान कर दी श्रीलंका के नरेश तीर्थ से। तो श्रीलंका के नरेश तीर्थ से इसकी पहचान कर डाली, और इसलिए इन्होंने इसको अशोक का अभिलेख नहीं समझा। लेकिन आगे चल के जब श्रीलंका का एक प्रशासनिक अधिकारी का हम नाम पाते हैं जिसका नाम है जॉर्ज टर्नर, तो जॉर्ज टर्नर ने सर्वप्रथम ये बताया कि ये प्रियदर्शी जो है ये असल में महावंश में उल्लेखित मौर्य सम्राट अशोक है। तो यहाँ से इन पूरे के पूरे इसकी पहचान की गई, अशोक से ये पहचाने गए कि ये अशोक के अभिलेख हैं। इसके बाद मास्की आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है कर्नाटक में स्थित है। मास्की में एक लघु अभिलेख की खोज की गई 1915 में बीडल महोदय द्वारा। तो बीडल महोदय ने एक जो मास्की में अभिलेख खोजा, इसमें इन्होंने
उत्कीर्ण नाम अशोक भी पढ़ लिया। अब क्योंकि इसके अभिलेखों में इसका नाम अशोक सब जगह नहीं मिलता, केवल कुछ अभिलेख हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि किस किस अभिलेखों में इसका नाम हमको अशोक मिलता है। बाकी सभी अभिलेखों में ये अपना नाम देवनम प्रिय प्रियदासी लिखवाता है। तो ये जो अभिलेख खोजा इसमें इन्होंने नाम अशोक पढ़ लिया और यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि ये जितने भी अभिलेख हमको मिल रहे हैं ये सारे के सारे अशोक के हैं। डी.आर. भंडारकर की अगर हम बात करें तो डी.आर. भंडारकर ने ये जितने भी अभिलेख हैं इन अभिलेखों के बेसिस पर ही अशोक का पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, आरामाइक लिपि है और यूनानी लिपि है। तो इन 4 लिपियों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा अशोक के अभिलेखों में। ब्राह्मी का प्रयोग अधिकांश शिलालेखों और सभी स्तंभ लेखों में, तो जितने भी स्तंभ लेख हैं सभी के सभी आपके ब्राह्मी लिपि में हैं। जितने भी स्तंभ लेख मिलते हैं सारे ब्राह्मी लिपि में हैं और अधिकांश शिलालेख भी आपके ब्राह्मी लिपि में हैं और जितने भी गुहा लेख हैं ये भी सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिनमें हमको खरोष्टी लिपि और आरामाइक लिपि और यूनानी लिपि का प्रयोग देखने को मिलेगा, जैसे कि शहबाजगढ़ी। ये शहबाजगढ़ी दिख रहा है, शहबाजगढ़ी, और इसी के ऊपर है मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में आपको खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल देखने को मिलता है। दीर्घ शिलालेख जो यहाँ से मिले हैं खरोष्टी लिपि हमको देखने को मिलेगी और आरामाइक लिपि हमको देखने को मिलती है लघमान के 2 लघु शिलालेखों और तक्षशिला के 1 शिलालेख। यानी कि ये जो कंधार वाला क्षेत्र है इसके नीचे लघमान है ये, और यहाँ पे पाकिस्तान में तक्षशिला है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है आरामाइक लिपि, लघमान के 2 लघु शिलालेख और तक्षशिला का 1 शिलालेख से। प्रश्न बनता है आपका द्विभाषीय लिपि के। द्विभाषीय लिपि का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है ये पूछा जाता है। द्विभाषीय लिपि कौन कौन सी है? यूनानी लिपि है और अरामाइक लिपि है। ये अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि हमको मिलती है कंधार के शेर कुना से। ये कंधार दिख रहा है, कंधार में हमको 1 लघु शिलालेख और 1 दीर्घ शिलालेख मिला है। तो कंधार का जो शेर कुना है यहाँ से हमको यूनानी और अरामाइक लिपि दोनों देखने को मिलती है। और इसी के अलावा एक और जगह है पुले दुरुस्त, ये भी कंधार के निकट है, कंधार के निकट, और इसको बहुत ही हाल फिलहाल में खोजा गया था जिसमें हमको प्राकृत और अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्विभाषीय अभिलेख कहाँ से मिले हैं तो कंधार हो जाएगा उसका जवाब। कंधार में भी अगर आपसे पूछते हैं तो शेर कुना है, शेर कुना और पुले दुरुस्त। एरागुडी जो जगह है वो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें खरोष्टी और ब्राह्मी मतलब ब्राह्मी के साथ दूसरी लिपि का प्रयोग हमको केवल एक जगह मिलता है, वो कहाँ है? एरागुडी है। वृहद शिलालेखों पे अगर हम बात करें, अब हम आज का जो लेक्चर अपना करेंगे ये शिलालेख इस पे हम पढ़ेंगे केवल, और इसको क्योंकि मैंने 2 भागों में बांटा है बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाता है ये। और आज हम पढ़ेंगे वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अशोक के कुल 14 वृहद शिलालेखों को सिलसिलेवार जो समूह है ये हमको 10 स्थानों से प्राप्त हुआ है और ये अशोक की 14 राजआज्ञाएँ हैं। ये 10 स्थान कौन कौन से हैं? जैसे आपने इस मैप में देख पा रहे होगे, इस मैप में शहबाजगढ़ी है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की हमने बात कर ली जहाँ से आपको मिलते हैं दीर्घ शिलालेख खरोष्टी लिपि में। इसके अलावा कंधार की भी हमने बात कर ली, अफ़गानिस्तान में है। इसके अलावा है ये कालसी उत्तराखंड में है, और गिरनार ये गुजरात में गिरनार है, सोपारा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा धौली और जौगढ़ है जो इस मैप में दिख नहीं पा रहा, ये आपके पूर्वी क्षेत्र में है। इसके अलावा सन्नाती है ये, और एरागुडी है। तो ये इसके कुछ दीर्घ शिलालेख हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। धौली और जौगढ़ की अगर हम बात करें जो कि कलिंग प्रदेश में है, यहाँ से हमको 11वें 12वें और 13वें नंबर के लेख नहीं मिलते हैं और इनकी जगह पे हमको दो पृथक लेख मिले हैं। तो कंधार और सन्नाती से जो प्राप्त हुए थे वृहद शिलालेख उसमें हमको 12वें और 13वें लेख नहीं मिलते। अब जैसे इसके 14 लेख हैं, मैंने आपको बताया 14 वृहद शिलालेख हैं, 14 लेखों का ये पूरा समूह है जो 10 स्थानों से मिला है हमको। इसमें से 12वें और 13वें लेख हमको कंधार और सन्नाती से नहीं मिलते, 12वें और 13वें। सोपारा से हमको केवल 8वें और 9वें लेख मिले हैं, और सन्नाती जो है ये अशोक का नवीनतम प्राप्त वृहद शिलालेख है, नवीनतम प्राप्त, सबसे आधुनिक है ये। मतलब अब इसको हाल फिलहाल में 1989 में खोजा गया था सन्नाती को,
और ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये है गिरनार का शिलालेख। गिरनार का जो शिलालेख है ये सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया दीर्घ शिलालेख है ये। और ये जो गिरनार का शिलालेख है ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में है, जिसको कर्नल टॉड ने 1822 में खोजा था। और ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में है, इसको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है, ज़्यादा इसकी टूट फूट नहीं हुई है। अब एक एक करके हम इसके सारे शिलालेखों को पढ़ेंगे। जैसे प्रथम शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में क्या क्या चीज़ें बताता है, इसके आगे चल के जितने भी शिलालेख हैं उसमें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ये बता रहा है। और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि किस शिलालेख में इसने क्या बोला है। तो प्रथम शिलालेख में ये पशु बलि को निषेध करने की बात करता है और जितने भी सामाजिक उत्सव हैं जिसमें अमोद प्रमोद हो रहा है या सुरापान या मांस भक्षण है, मल्ल युद्ध, पशु युद्ध, इन सबको निषेध कर देता है। तो इस शिलालेख में जो शब्द आया है ईह, इस ईह शब्द से ये अनुमान लगाया जाता है कि जीवों के वध संबंधी निषेध या तो राजभवन या फिर केवल पाटलिपुत्र के लिए ही थे, जबकि समस्त साम्राज्य के लिए नहीं थे। और अशोक जो है ये खुद भी कहता है कि पहले पाकशाला में प्रतिदिन हजारों जीवों की हत्या की जाती थी, उनको मारा जाता था, पर धम्मलिपि उत्कीर्ण करवाने के बाद केवल 3 जीव, जिसमें वो बोलता है 2 मोर हैं, 2 मोर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अशोक जो है वो मोर का मांस पसंद करता था। तो यहाँ पे आता है कि अब जो है जब इसने धम्मलिपि उत्कीर्ण करवा दी, पहला शिलालेख ये करवाया, उसके बाद 2 मोर और 1 हिरन, 2 मोर और 1 हिरन को केवल मारा जाता है। और अशोक ये भी कहता है कि आगे चल के ये भी बंद कर दिया जाएगा, निषेध कर दिया जाएगा। द्वितीय शिलालेख में बोलता है सीमांत राज्यों की बात करता है, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी। अब ये ताम्रपर्णी जो है ये है श्रीलंका, ताम्रपर्णी श्रीलंका है। सीमांत प्रदेशों की बात कर रहा है, किस शिलालेख में कर रहा है ये याद रखना है, द्वितीय शिलालेख में है इनका उल्लेख है। और इसके साथ साथ यवन के राजा एंटियोकस का भी उल्लेख है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है किन किन शिलालेखों में उसने सीमांत प्रदेश राज्यों की बात की है, चोल, पांड्य, सती पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी और यवन के राजा एंटियोकस। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग और भी शिलालेखों में, जैसे 5वें शिलालेख और 13वें शिलालेख में भी इनका जिक्र आता है, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये राज्य के सब स्थानों और जितने भी उपरोक्त ये सीमांत प्रदेश हैं, यहाँ पे मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा का प्रबंध करता है, ऐसा इसने उल्लेख किया है। तो यहाँ से इसने एक तरह से वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर ली है, वेलफेयर स्टेट, और लोक कल्याण के कार्य करवाए, जैसे कुएं खुदवाना है, छायादार पेड़ लगवाना है। तो ये सारे के सारे वेलफेयर स्टेट और पब्लिक के ऊपर ये जो खर्च कर रहा है उसके ऊपर इसने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, किसमें, द्वितीय शिलालेख में। तो द्वितीय शिलालेख आपका वेलफेयर स्टेट से संबंधित है, सीमांत प्रदेशों से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि इसने कुएं खुदवाने और छायादार पेड़ लगवाने का जिक्र किस शिलालेख में किया है, या मानव चिकित्सा या पशु चिकित्सा का प्रबंध किस शिलालेख में किया है। तीसरा शिलालेख है जो कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष सरकारी अधिकारियों को एक ऑर्डर देता है, एक आदेश देता है कि वो हर एक 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे और धर्मानुशासन जो है ये प्रजा को प्रसारित करेंगे। यानी कि एक तरह से अपने ऑफिशल्स को एक ऑर्डर दे रहा है कि जो भी उसने धम्म नीति बनाई है उसका एडवर्टीजमेंट करें जाके उसके पूरे राज्य में एवरी 5 ईयर्स। अब ये एवरी 5 ईयर्स बोलता है, लेकिन उज्जैनी और तक्षशिला ये जो उसके सीमा में उज्जैनी और तक्षशिला है, यहाँ पे बोलता है प्रत्येक 3 वर्ष जाके ये अपने धम्म नीति का प्रचार करेंगे। और उज्जैनी का वो सबसे पहले गवर्नर भी रह चुका है, और तक्षशिला का एक बार ये विद्रोह भी दमन करने गया था जिस समय सुशील वहाँ का गवर्नर था। तो इन दोनों जगह का वो बताता है, ऑर्डर देता है कि 3 वर्ष जाएंगे, जबकि पूरे साम्राज्य में प्रत्येक 4 वर्ष जाएंगे। इस तीसरे शिलालेख में वो मित्रों, ब्राह्मणों, संबंधियों और श्रमणों के प्रति उदारता की भी बात करता है, माता पिता की सेवा की बात करता है, और अल्प व्यय और अल्प संग्रह की बात करता है। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये उपासक बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात की थी, बहुत ज़्यादा डीप में इसकी हमने चर्चा की थी, किस तरह से वो बुद्धिज़्म के साथ उसका किस तरह से रिश्ता है और किस तरह से उसकी धम्म नीति प्रभावित है बाकी धर्मों से।
तो ये तृतीय शिलालेख में भी हमको देखने को मिलता है। चौथा शिलालेख जो है वो इसकी धम्म नीति की बात करता है। धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं इसमें, और धम्म नीति के द्वारा अनैतिकता और ब्राह्मण श्रमणों के प्रति निरादर की जो प्रवृत्ति है, हिंसा है या फिर मित्र संबंधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार है, इन सब गलत प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाता है। धम्मानुशासन के लिए शीलवान आचरण पर बल देता है। रणघोष के स्थान पर धम्म घोष, यानी जो भेरी घोष था, जो उसने युद्ध नीति अपना रखी थी, उसके स्थान पर भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से शिलालेख में? वो रणघोष की जगह भेरी घोष की जगह, रणघोष की जगह धम्म घोष की बात करता है। इसके अलावा लोगों को दिव्य विमान, हस्ती स्कंद और अग्नि स्कंद दिव्य रूपों के दर्शन का भी उल्लेख करता है। और ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किस तरह से उसने उपाय किए थे अपने धम्म के प्रचार के लिए। पांचवा शिलालेख है जो कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष की बात करता है, जब वो धम्म महामात्यों की नियुक्ति करता है। अब ये धम्म महामात्य जो एक अधिकारी है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी है जिसकी इसने नियुक्ति की है, और इससे पहले ऐसा कोई भी पद नहीं बना हुआ था मौर्य साम्राज्य में। इस अनोखे पद का सृजन इसने खुद ने किया था। और ये जो धम्म महामात्र है, इनका मुख्य कर्तव्य था जनता को धम्म की बात समझाना तथा धम्म के प्रति रुचि पैदा करना। और इनके बहुत सारे इसके अलावा और भी काम थे, जैसे धम्म का तो प्रचार ये कर ही रहे हैं और धम्म के बारे में जनता को समझा रहे हैं, धम्म के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी समाज के वर्ग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं या दास हैं या निर्धन और वृद्ध भी हैं, तो उनके कल्याण के कार्य भी करते थे और धर्म के मामलों में लोगों में सहमति बढ़ाते थे। ब्राह्मण, श्रवण तथा जितने भी राजघराने के लोग हैं उनको दानशील कार्य के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण काम यह था कि कारागार के या कारावास में जो कैदी हैं उनको मुक्त करना अथवा उनका दंड कम करवाना या फिर लोगों की अन्याय से रक्षा करना। तो एक तरह से ये नैतिकता के अधिकारी थे और समाज में जितना भी अनैतिकता फैल रही है या धम्म के प्रति किसी को सृजन करना है या कुछ किसी ने गलत कार्य किया तो उसको जागरूक करना, तो ये सब काम धम्म महामात्यों का था। इनकी जो पहुंच थी वो सीमांत राज्यों तथा विदेशी राज्यों तक थी और सभी जगह जितने भी तरह के लोग रहते हो, चाहे इनके खुद के साम्राज्य में कोई विदेशी रह रहा है या दूसरे साम्राज्य के बाहर, अपने साम्राज्य के बाहर जो सीमांत राज्य हैं वहाँ तक इनकी सब जगह पहुँच थी। जैसे यवन है, कंबोज है, गंधार है, पश्चिम के अन्य लोगों का भी उल्लेख हमको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमको फिर से यवन, कंबोज और गंधार यानी कि पांचवें शिलालेख में भी हमको उल्लेख मिल गया किसका, जैसे हमने बात की थी सीमांत प्रदेशों की दूसरे शिलालेख में। तो दूसरा और पांचवा ये दोनों के दोनों सीमांत प्रदेशों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका उल्लेख हमको यहाँ मिलता है। आगे चल के 13वें शिलालेख में भी मिलेगा। अब ये जो पांचवा शिलालेख है उसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये करता है, एक उद्देश्य की बात करता है कि क्यों ये अपने ये जो बना रहा है, अभिलेख बना रहा है, वो क्यों बना रहा है। वो अभिलेख जो बना रहा है उसमें इसने लिखा है कि यदि मेरे पुत्र और पौत्र मेरे द्वारा किए गए लोक कल्याण कार्य को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है अपने अभिलेखों के चिरस्थायी होने की। अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये पुण्य का कार्य होगा, लेकिन यदि वे इसकी उपेक्षा करेंगे तो नरक के भागी होंगे। तो इस तरह से ये चाहता है कि अब ये जो इसके कार्य शुरू हुए हैं इसके काल में, वो इसके काल तक ही सीमित ना रहें, इसके काल में ख़त्म ना हो जाए, बल्कि आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी इसके जो जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो इसको आगे बढ़ाते रहें। तो इसकी बात ये कर रहा है पांचवें शिलालेख में। छठे शिलालेख में ये प्रतिवेदकों को प्रजा के कार्यों की सूचना सम्राट को पहुंचाने का आदेश देता है। मतलब जितने भी इसके ऑफिशियल्स हैं, चाहे धम्म महामात्य हैं या राजयोग हैं, जो भी हैं, जो भी राज्य का दौरा कर रहे हैं, तो अशोक उनको ये निर्देशित करता है कि चाहे अशोक खाना खा रहा हो और चाहे वो अंतपुर में हो या फिर गौशाला में हो, चाहे वो बगीचे में हो या कहीं पे भी किसी भी कार्य में व्यस्त हो, गौशाला में हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन ये जितने भी प्रतिवेदक हैं ये प्रजा के कार्यों की सूचना उसको हर पल दें, कोई विलंब ना करें। और ऐसा बोलता है कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, प्रजा के प्रति इस तरह जागरूक है, इस हद तक जागरूक है कि चाहे वो सो भी रहा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ फैल रही है या कुछ किसी को कष्ट है तो उसकी सूचना सम्राट तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसा वो इसलिए करता है, वो खुद बताता है कि वो चाहता है प्रजा ऋण से मुक्त होना। तो प्रजा ऋण से मुक्त होने के लिए वो इतने ज़्यादा कार्य कर रहा है प्रजा के लिए।
और इसके अलावा इसने धम्म लेख लिखने का उद्देश्य भी बताया हमको छठे शिलालेख में। हालांकि पांचवें जो शिलालेख था उसमें भी ये बताता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप मतलब डायरेक्टली नहीं बताता। यहाँ पे एकदम डायरेक्टली बोल रहा है कि इसका जो उद्देश्य है लिखवाने का वो चिरस्थायी है, जिससे मेरे पुत्र और पौत्र सभी जो है प्रजा के कल्याणकारी कार्य के लिए आगे बढ़ते रहें। सातवां शिलालेख है सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास करें, यानी कि किसी भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति हो। जैसे आज हम देखते हैं आपके आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो कि हमको फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीडम है। आप किसी भी स्थान पे जाके निवास स्थान कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप धारण कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसका सातवां शिलालेख है, और सातवें शिलालेख में बोलता है कि एक तरह से बोल सकते हैं हम इसकी अगर हम तुलना करें तो ये आर्टिकल 19 एक तरह से है, आप कहीं पे भी जाके गुजर बसर कर सकते हैं। इसके साम्राज्य में कोई ऐसी रोक टोक नहीं है किसी भी संप्रदाय के लिए। आठवां शिलालेख है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष विहार यात्रा को त्याग देता है और धम्म यात्रा की शुरुआत करता है। विहार यात्रा जैसे मनोरंजन के लिए पशुओं या किसी का शिकार करना या फिर सुरापान करना, ये सब ये त्याग देता है और धम्म यात्रा की शुरुआत करता है आठवें शिलालेख में। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि धम्म यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 10वें वर्ष ये सबसे पहली यात्रा कहाँ की करता है, हमने पिछले अपने लेक्चर में जाना था बोध गया। तो सबसे पहली यात्रा करता है बोध गया की, उसके बाद फिर लुम्बिनी जाता है, निगलवा सागर और इन सब की यात्रा करता है। नवा शिलालेख है कर्मकांड की जगह धम्म मंगल की बात करता है। कर्मकांड जैसे कोई भी सामाजिक उत्सव होते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ या विवाह है या कोई यात्रा है, उनमें जितने भी कर्मकांड हो रहे हैं उनकी जगह बोलता है कि जो धम्म मंगल है वो सर्वश्रेष्ठ है और वो फलदायी है। दासों और सेवकों से शिष्ट व्यवहार की बात करता है नवे में। गुरुजनों का सम्मान, प्राणियों के साथ आत्म संयम का व्यवहार, इन सब की बात करता है नवें शिलालेख में। यानी कि जितने भी धम्म मंगल हैं, मतलब धम्म के जो कार्य हैं वो बहुत मंगलमय हैं, इसका ही चर्चा करता है नवें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में यश या कीर्ति की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। इस पे विचार व्यक्त किए गए हैं कि धम्म नीति कितनी श्रेष्ठ है और जो अपुण्य है वही पाप है। यानी कि जो चीज़ ऐसी है जो पुण्य जिसमें आपको नहीं मिल सकता, जो ऐसी धम्म के विरुद्ध है, वो पाप है, इसकी ये यहाँ पे व्याख्या करता है। 11वां शिलालेख जो है ये धम्म दान की बात करता है और धम्म की एक तरह से व्याख्या करता है यहाँ पे कि जो धम्म दान है ये साधारण दान से उत्तम है, पहली चीज़ बताता है। और दूसरा बोलता है साधारण मित्रता में धम्म मित्रता भी उत्तम है और साधारण संबंधों से धम्म संबंध उत्तम है। दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार की बात करता है यहाँ पे, फिर से माता पिता की सेवा, और इसके अनुसार धम्म क्या है ये भी बताता है यहाँ पे कि माता पिता की सेवा है, मित्रों और परिचित जितने भी हैं या ब्राह्मण श्रवण हैं उनके प्रति उदारता है, अहिंसा है, यही सब धम्म है, इसकी बात करता है। तो एक तरह से ये जो 11वां शिलालेख है ये धम्म की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। 12वां शिलालेख जो है धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है, यानी कि आपकी रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है और इस तरह से संबंधित है कि सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे के जो धर्म के सिद्धांत हैं उनको जाने, इसकी ये बात करता है। इसमें ये बोलता है कि यदि आप अपने धर्म का आदर कर रहे हो और उसके साथ इतने ज़्यादा लगाव उसके साथ आपका हो गया है कि आप दूसरे के धर्म के अनादर करते हो, तो ऐसा जो व्यक्ति दूसरे धर्म का अनादर करता है वो अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है, ऐसा इसने बोला है। और ये कितनी ज़्यादा दूरदृष्टिता वाली बात है कि आज भी हम देखते हैं ऐसे कम्युनलिज्म कितना ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके ऊपर इसने बात की हुई है 12वें शिलालेख में। और रिलीजियस टॉलरेंस को किस तरह से बढ़ाया जाए उसकी इसने बात की है कि आप यदि आप अपने संप्रदाय के हैं भी, किसी एक संप्रदाय के हैं, तो आप दूसरे के जो संप्रदाय हैं उनके सिद्धांतों को जानने की चेष्टा कीजिए, जिससे सभी धर्मों के सार में वृद्धि हो सके। इसके लिए ये सभी संप्रदायों में धम्म महामात्रों और स्त्री अध्यक्ष, अब ये स्त्री अध्यक्ष की बात करने वाला पहला ऐसा भारतीय शासक है, और आगे चल के भी हम ऐसा कहीं पूरे भारत के इतिहास में नहीं देखेंगे कि स्त्री अध्यक्ष की बात करें, यानी कि आपके जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, महामात्र हैं, उनकी बात करने वाला एकमात्र ऐसा भारतीय शासक हमको यहाँ पे मिलता है। 13वां शिलालेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
जिसमें ये कलिंग युद्ध और पश्चाताप का वर्णन है। जो हमने कलिंग के ऊपर बात की थी अपने पहले लेक्चर में, इससे मौर्य के ऊपर जो हमने अशोक की बात की थी, तो कलिंग युद्ध में किस तरह से बहुत ज़्यादा भीषण नरसंहार होता है, उसके पश्चाताप के कारण ये फिर बौद्ध धर्म को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है। 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है और धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी बताता है। और यहाँ से ये धम्म विजय की शुरुआत होती है इसकी, किस तरह से वो अपने दूत भेजता है जगह जगह, श्रीलंका के नरेश के पास भी संदेश भेजता है, जिसकी हमने बात की थी बुद्धिज़्म जब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। 600 योजन तक धम्म विजय का उल्लेख मिलता है हमको इस 13वें शिलालेख में, जहाँ उसके धम्म के आदेशों का पालन होता है। अब यहाँ पे फिर वो सारे के सारे जितने आपके यवन देश हैं और जितने सीमांत राज्य हैं उनका फिर से उल्लेख आता है, जिसमें हमको 5 विदेशी यवन राजा यानी कि एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मैगस और अलेक्जेंडर, इन सब का भी हमको यहाँ पे उल्लेख मिल जाता है। ये एंटियोकस कौन है? ये एंटियोकस है सीरिया का शासक, सीरिया का शासक है एंटियोकस। टॉलमी जो है ये आपका मिस्र का शासक है, यानी कि इजिप्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा एंटीगोनस है, तो एंटीगोनस है मकदूनिया का। और मैगस जो है ये सीरीन है। और अलेक्जेंडर ये है आपका एपिरस। तो ये इन 5 देशों के राजाओं की इसमें नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस इसके शिलालेख में आपको 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। आगे इसमें कहता है कि देवनम प्रिय को ये विश्वास है। देवनम प्रिय खुद के लिए बोल रहा है। देवनम प्रिय को ये विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहाँ तक संभव हो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि 8वीं जातियों के लिए बोलता है, जो ऐसी जातियां हैं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में रहती हैं जो अपराध करती हैं, उनको क्षमा करने का आश्वासन तो देता है, किंतु यदि वो आचरण उनका धम्म के अनुसार नहीं है तो उनको दंड देने की भी चेतावनी देता है। तो ये दंड देने का जो विधान है ये हमको मिल जाता है 13वें शिलालेख में। इससे हमको ये समझ में ज़रूर आ जाता है कि उसके जितनी भी धम्म नीति थी जो शांति पे आधारित थी, लेकिन उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि दंड की नीति ख़त्म कर दी है, दंड नीति उसने नहीं त्यागी है। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है जो बन के आती है। कई बार प्रश्न आपसे ऐसे हो सकता है, साधारण यूपीएससी में नहीं पूछे या फिर नेट में घुमा के प्रश्न पूछ देगा, कि हो सकता है इस तरह से प्रश्न बने कि अशोक ने जितने भी धम्म नीति अपनाई वो शांति पे आधारित थी, किंतु फिर भी उसने दंड नीति को नहीं त्यागा। ये आपको किस शिलालेख में मिलता है? तो ये दंड नीति को नहीं त्यागा, ये हमको मिलता है 13वें शिलालेख में। यवन देश के सिवाय अन्य कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्राह्मण तथा श्रमण समुदाय के लोग ना रहते हों। तो एक यवन प्रदेश ऐसा है जो इसे बताता है, अशोक ये खुद बोलता है कि यवन देश को छोड़ के बाकी सभी जगह ब्राह्मण और श्रमण दोनों समुदाय एक साथ रहते हैं। 14वां शिलालेख कहता है मेरा राज्य बहुत विशाल है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे राज्य बहुत विशाल है, अपने राज्य के बारे में बताता है और इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं और आगे भी लिखवाऊंगा। अब ये जो राज्य विशाल है ये बता रहा है कि कितना बड़ा उसका एम्पायर है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार कि किस शिलालेख में वह अपने बड़े से विशाल से राज्य की बात करता है। ये धम्मानुशासन राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुदवाए गए हैं ताकि लोग धम्म के सिद्धांतों का पालन कर सकें। यानी कि जगह जगह अपने अभिलेख लगवा रहा है जिससे कि लोग उन्हें पढ़ें और धर्म के अनुसार चलें, धम्म अनुशासन पालन कर सकें। इसमें कुछ बातें मधुरता के कारण बार बार लिखाई गई हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना। ये जो बातें हैं ये आपको बहुत सारे शिलालेखों में मिल जाएंगी, बहुत सारे जगह मिलेंगी इसके अभिलेखों में, क्योंकि मधुरता के कारण बार बार लिखाई गई हैं। ऐसा है ये अशोक खुद बोलता है। तो ये सारे के सारे 14 जो शिलालेख थे, इसके अलावा मैंने जो बात की आपसे कि प्रथम कलिंग लेख 2 बने हैं। धौली और जौगढ़ में जो हमको लेख मिलते हैं उसमें 11वां, 12वां और 13वां लेख हमको नहीं मिलता। तो उसकी जगह उसने 2 अलग से लेख लिखवाए हैं। उसमें जो पृथक कलिंग लेख है इसमें ये बोलता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, यहाँ से इसका पितृ जो अपने प्रजा के प्रति जो उसका स्वभाव है ये किस तरह से पैट्रियार्कल है, किस तरह से अपनी प्रजा को पूरी संतान से अपनी तुलना कर रहा है और कहता है अब मैं जैसे अपनी संतान के लिए
लौकिक और पारलौकिक सुखों की कामना करता हूँ, वैसे ही अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अशोक जो अपनी प्रजा है उसको किस तरह संतान की तरह मान रहा है, एक तरह से प्रजा का पिता बना हुआ है। और यहाँ से कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस लेख से हमको ये पता चलता है कि अशोक का जो धम्म था वो पितृ सत्तात्मक की तरह था और पितृ स्वरूप था, अपनी प्रजा को पितृ की या प्रजा को पुत्र की तरह देखता था। नगर प्रशासक अकारण लोगों को बंदी ना बनाए, इसकी ये बात करता है, और ना ही अकारण उनको यातनाएं दें। प्रति 5वें वर्ष अधिकारी को दौरा करने के लिए भेजा जाएगा, ये इसमें बताता है प्रथम कलिंग अभिलेख में। और उन आदेशों का सही अनुपालन हो रहा है, जो उसने आदेश दिए हैं उनको वो अधिकारी देखेगा। इसी तरह द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख में भी सभी मनुष्य मेरी संतान है बोलता है, और सीमांत क्षेत्रों में अविजित लोगों को धम्म का संदेश पहुंचाने तथा उनका विश्वास जीतने का आदेश देता है अधिकारियों को। इस अभिलेख में ये घोषणा करता है, ये जो पूरा का पूरा अभिलेख है कि ये धम्म की जो बात हो रही है, ये घोषणा तिष्य नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह की जाएगी, ऐसा इस अभिलेख में उल्लेख हमको मिलता है। तो ये पूरे के पूरे जो दीर्घ शिलालेख थे, 14 शिलालेख, और ये 2 अलग जो कलिंग प्रज्ञापन जिनको हम बोलते हैं, पृथक कलिंग प्रज्ञापन, प्रथम कलिंग लेख, ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी राज आज्ञाएँ जिनका हमने जिक्र किया था, और एक एक करके आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे शिलालेख हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे शिलालेख पहला है जिसमें पशु बल निषेध कर देता है, दूसरा शिलालेख है बहुत सारे सीमांत राज्यों की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। इस तरह से आपके लिए 8वां 13वां ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 12वां शिलालेख। तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैप आप बना लें, जैसे मैप मैंने बनाया था उसमें ही एरो बना के लिख दें कि किस शिलालेख में आपको क्या मिला है। अब हम बात करते हैं इसके लघु शिलालेख की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, लघु शिलालेख सबसे ज़्यादा हमको कर्नाटक में मिले हैं। यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कई बार कि सबसे ज़्यादा लघु शिलालेख किस क्षेत्र से मिलते हैं। कर्नाटक में हमको मास्की में, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिल रामेश्वर, गोवीमठ, पालीकुंडू, निट्ठूर और उदयगोलम, इन जगह से हमको इसके लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में रूपनाथ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके इसमें सारे तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जहाँ से हमको कुछ जानने को मिलता है, जैसे मस्की है, मास्की के शिलालेख में हमको पता चलता है उसका खुद का नाम अशोक वो बताता है। तो रूपनाथ है, ये महत्वपूर्ण है, रूपनाथ की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पानगुड़िया है, सारो मारो है शहडोल में, गुर्जर है दतिया में, ये इनकी हम चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश में है। करनूल जिले में 2 लघु शिलालेख हमको मिलते हैं, आंध्र प्रदेश से। कंधार से मैंने पहले ही बता दिया आपको, शेरे कुना था, और दूसरा पुले दुरुस्त था। पाकिस्तान के तक्षशिला से हमको एक मिला है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, वहाँ पे अहरोरा में एक मिला है, ये महत्वपूर्ण है, अहरोरा पे हम जिक्र करेंगे थोड़ा। बिहार के सहसाराम से हमको मिलता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लघु शिलालेखों में अगर हम बात करें तो वह भाबरू का शिलालेख, जो कि हमको बैराट से मिला है, राजस्थान के बैराट में बीजक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे 1837 में कैप्टन बर्ड ने अशोक के 2 प्रस्तर लेखों की खोज की, और कनिंघम ने इन प्रस्तर लेखों को कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया है। अभी ये फ़िलहाल में कलकत्ता संग्रहालय में है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा अभिलेख है जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्योंकि अशोक जो है यहाँ पे बात करता है बुद्ध धम्म और संघ की, बुद्ध धम्म और संघ की बात करता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, और ये बुद्ध धम्म संघ क्या है, ये त्रिरत्न है। बुद्धिज्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ, इनका ये उल्लेख करता है। और इसी के साथ साथ ये बौद्ध धर्म से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की सूची देता है जो इसके अनुसार सभी उपासकों और भिक्षुओं को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमको ये भी पता चलता है कि वहाँ पे लेखन पद्धति और इस तरह की पुस्तकों का हो सकता है प्रचार रहा हो, भले ही किसी ताम्र उस पर रहा हो, तो पुस्तकें थीं और उनका वितरण होता था, इससे ये पता चलता है। और ये 7 बौद्ध ग्रंथों की सूची भी देता है, उनको अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए बोलता है ये भाबरू शिलालेख में। और ये भाबरू शिलालेख प्रमाण है इसके बुद्धिस्ट होने का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाबरू शिलालेख। और ये बीजक की जो पहाड़ी है, यहाँ से हमको, ये आप फोटो देख पा रहे हो किस तरह से गोल आकृति बनी हुई है, तो यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर की शुरुआत होती है। स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष हमको मिले हैं, गोल मंदिर, बौद्ध मठ और स्तूपों के अवशेष मिले हैं।
और ह्वेनसांग ने भी यहाँ पे इसकी एक यात्रा की थी 634 ईस्वी में। 634 ईस्वी में यहाँ पे ह्वेनसांग आया था और ह्वेनसांग ने भी इसके बारे में चर्चा की है। ह्वेनसांग ने बोला है कि उसने यहाँ पे 8 बौद्ध मठों को देखा है। 8 बौद्ध मठ ह्वेनसांग ने देखे थे 834 ईस्वी में। और ये अभिलेख जो है ये अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे लंबा अभिलेख अशोक का कौन सा है, तो वो है भाब्रू का लघु शिलालेख। अगर हम बात करें अशोक के सबसे छोटे अभिलेख की तो वो कौन सा है, तो ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके ऊपर हालांकि मैं चर्चा करूँगा जब मैं स्तंभ लेखों के बारे में बात करूँगा अपने अगले लेक्चर में। तो ये जो भाब्रू शिलालेख है ये 3-4 चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। ह्वेनसांग ने भी यहाँ की चर्चा की है। गोल आपको मंदिर यहाँ पे बौद्ध स्तूप और मठों का भी अवशेष मिलता है। और ये प्राचीनतम प्रमाण है हीनयान से संबंधित स्थापत्य कला के। तो स्थापत्य कला हीनयान यानी कि जो बुद्धिज्म में जो 2 शाखाएं हैं हीनयान और महायान, उसमें से हीनयान के स्थापत्य की ये प्राचीनतम आपको यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं लघु शिलालेख से जुड़े कुछ विशेष तथ्य हैं। जैसे लघु शिलालेख को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, शिलालेख संख्या 1 और शिलालेख संख्या 2। तो जो शिलालेख संख्या 1 है उसमें से हमको अशोक के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर जानकारी मिलती है। जैसे उसने कहाँ पे कितनी रातें बिताई इसकी चर्चा होगी। अहरोरा में 256 रातें बिताता है। अपने खुद के बारे में, जैसे उसने कब बौद्ध धर्म की शुरुआत, कैसे उसने उसको ग्रहण किया, कब वो शाक्य धर्म का अनुयायी बनता है, इस तरह की जो बातें हैं वो हमको मिलती हैं शिलालेख। उनको रखा गया शिलालेख संख्या 1 में लघु शिलालेख। और जो लघु शिलालेख संख्या 2 है उसमें अशोक के धर्म पे जो प्रकाश पड़ा है उनको रखा गया है। एरगुडी से जो हमको लघु शिलालेख मिला है उसमें एक नाम मिला है करगिक नाम मिला है। एक अधिकारी का जिक्र है जो संभवतः लेखाधिकारी होगा। और इसके अलावा हमको एक शिलालेखों में एक और नाम मिलता है जो है चप्पड़ बोलते हैं या फिर कापड़ बोलते हैं। और ये एकमात्र ऐसा नाम मिला है जिसकी पहचान की गई है लेखक से, यानी कि ये अभिलेखों का लेखक रहा होगा तो उसका नाम हमको मिलता है चप्पड़ या फिर कापड़, एकमात्र नाम मिला है। और इसके अलावा हमको एक नाम मिला है कार्गिक जो मिला है एरगुडी लघु शिलालेख से। और ये संभवतः लेखाधिकारी होगा, इसका ऑफिसर होगा लेखन क्रिया का। अहरोरा का जो शिलालेख है लघु शिलालेख संख्या 1 में रखा गया है उसको। और इसमें अशोक जो है ये जिक्र करता है कि स्तूप निर्माण के क्रम में 256 रातें भ्रमण में बिताने का ये अपने उल्लेख करता है। यानी कि जब स्तूप निर्माण हो रहे थे उनके क्रम में ये 256 रातें भ्रमण में बिताता है। तो ये कहाँ पता चलता है हमको, अहरोरा जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, ये स्टेटमेंट आपको देगा नेट में और पूछेगा ये किस शिलालेख में हमको ये स्टेटमेंट मिलता है अशोक के। रूपनाथ का जो लघु शिलालेख है ये है जबलपुर के निकट। जबलपुर में जो ये शिलालेख है रूपनाथ, इसमें ये बोलता है अपने बुद्धिज़्म के बारे में, किस तरह से इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और बताता है अभी 2.5 वर्ष हुए जब मैं संकल्पित रूप से एक शाक्य बन गया हूँ, यानी कि एक बुद्धिस्ट बन गया हूँ, यानी बौद्ध अनुयायी बन गया हूँ। प्रारंभ में मैं समर्पित नहीं था। तो ये सीधी सी बात बोलता है कि प्रारंभ में ये समर्पित नहीं था, किंतु बीते 1 वर्ष में मैं संघ के काफ़ी निकट आ गया हूँ। और यहाँ से ये बात करता है कि भूदेवों को मिथ्या साबित कर देता है। भूदेव कौन है? ब्राह्मण है भूदेव। भूदेवों को ये मिथ्या साबित कर देता है यहाँ से। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, भाब्रू शिलालेख में एक और बात बोलता है कि भदंतो जो कुछ भी भगवान बुद्ध ने बोला है, जो कुछ भी उनके द्वारा भाषित है वो सब सुभाषित है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ। जो भी कुछ भगवान बुद्ध द्वारा भाषित है वो सब सुभाषित है, ये भी इसकी बात करता है। और यहाँ से इसके प्रमाण मिल जाते हैं बुद्धिस्ट होने के। तो ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम जानेंगे स्तंभ लेखों के बारे में, गुहा लेखों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।